नमस्कार, मैं ज्योति कुमारी हमारी ई व्याख्यान श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। और हम पिछले ई व्याख्यानों के दौरान काव्य शास्त्र पर चर्चा कर रहे हैं और काव्य शास्त्र पर काव्य गुणों की भी चर्चा हम कर चुके हैं। काव्य दोषों की महत्ता क्या है, उनको हमारे काव्य में नहीं होना चाहिए, उस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद हम काव्य दोषों के प्रकारों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो काव्य जो दोष हैं उनमें सबसे पहला प्रकार है शब्द दोष। काव्य की आनंद की उपलब्धि का पहला साधन है शब्द। यदि शब्दों के चयन करने में ही हमसे किसी किस्म की भूल होती है तो वह शब्द दोष की श्रेणी में आता है। इसलिए शब्द और उसका प्रयोग दोनों ही बड़ी सावधानी से हमें करना चाहिए। यदि वहाँ पर हमसे गलती होती है तो हमारी पूरा काव्य एक दोष से भरा हुआ काव्य प्रतीत होता है। यदि शब्द के दोष पद, पदांश और वाक्य पर केंद्रित हो जाते हैं तो पूरी कविता जो है वह बिल्कुल ही शरीर पर कुष्ठ के रोग के समान, के दाग के समान दिखाई देती है। मम्मट ने 16 प्रकार के शब्द दोषों का संकेतन किया है। वे कौन कौन से हैं? श्रुति कटु, च्युत संस्कार, अप्रयुक्त, असमर्थ, निहितार्थ, अनुचितार्थ, निरर्थक, अवाचक, अश्लील, संदिग्ध, अप्रतीत, ग्राम्य, नेयार्थ, क्लिष्ट, अविमृष्ट, विध्यांश, विरुद्ध मतिकृत। यानी ये 16 उन्होंने काव्य दोषों का वर्णन किया और उसमें भी ये शब्द दोष हैं। इनमें से च्युत संस्कार, असमर्थ और निरर्थक, अविमृष्ट, विध्यांश और अविरुद्ध मृतकृति आदि दोष पदगत हैं, जबकि शेष दोष पद एवं वाक्य सब में हो सकते हैं। इनके अतिरिक्त आचार्यों ने कई वाक्य केंद्रित शब्द दोष और उनका भी उल्लेख किया है, जैसे इतिवृत्त, प्रतिकूल वर्ण, न्यून पद, अधिक पद, प्रतपर्कश, समाप्त पुनप्राप्त आदि, अक्रम, भग्न प्रक्रम, अपत, पराधर्मता आदि काव्य दोषों का वर्णन उन्होंने किया है। इतने सारे शब्द दोषों के बीच कुछ तो निश्चय ही अत्यंत वर्जित दोष हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हम ये कह सकते हैं कि श्रुति कटुत्व एक ऐसा दोष है जिसमें कठोर और कटु वर्ण के कारण कविता की सुकुमारता, सुकोमलता नष्ट हो जाती है। वो नहीं होना चाहिए। कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता, पर क्या न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। ये उत्कृष्टता माफ कीजिए, पर इस तरह के जो शब्द हैं माफ कीजिए, इनसे श्रुति कटुत्व हमारे काव्य में आता है। दूसरा दोष माना जाता है च्युत संस्कृति। च्युत संस्कृति दोष वहाँ माना जाता है जहाँ काव्य में भाषा के अनुशासन व व्याकरण के नियमों का आपने लोप कर दिया हो। यानी कि व्याकरण के जो बताए गए नियम हैं उनसे निम्न स्तर के शब्द आपने चुन लिए हों, जैसे लिंग, वचन, कारक, प्रत्यय, संधि, इनका दोष आ जाता हो। जैसे मरम बचन जब सीता बोला, तो यहाँ सीता के साथ बोला शब्द नहीं आएगा। सुख दुख का मधुमय धूप छां, धूप और छां, सुख दुख के साथ मधुमय शब्द तो नहीं आ सकता। इसलिए इस तरह का जो है उदाहरण जो है हम च्युत संस्कृति के अंतर्गत मान सकते हैं। इसके बाद जो आता है ग्राम्यत्व दोष। ग्राम्यत्व दोष वहाँ आता है संस्कृति के अंतर्गत जहाँ पर ग्रामीण संस्कृति के शब्दों का विनियोग रसभंग करता है। जैसे रहीम के दोहे में टटियो, उत्सवा, ये वे शब्द है जो सामान्यतः उसी
निश्चित क्षेत्र के लोगों में पहचाने जा सकते हैं, किंतु वे बेहद मतलब ग्रामत्व स्तर पर उतर जाते हैं। जैसे टूटी खाट पर टपकत टटियो टूट, पिए के बहा उससवा सुख के लूट। तो यानी कि ये शब्द उतने गहराई से, उतने सरलता से समझ में नहीं आ सकते हैं। शब्द दोषों के विभिन्न यदि भेदों की बात करें, उनके शब्द दोषों के भी विभेद की बात करें, तो दुर्बोध शब्दों से भी क्लिष्टता आती है और अनुचित शब्द प्रयोग भी नहीं होना चाहिए। यानी अतिरिक्त अनुचित शब्दों का प्रयोग हम करते हैं तो भी शब्द दोष की श्रेणी में वह आता है। तो कवि के अनुसार इस तरह के काव्य दोषों से, शब्द दोषों से हमें बचना चाहिए। दूसरा प्रकार आता है अर्थ दोष। काव्य में शब्दों का अर्थ ग्रहण ही आनंद और प्रभाव का प्रस्तोता होता है। जहाँ अर्थ ही ग्रहण करने में बाधा आ जाए तो वह सबसे बड़ा काव्य दोष होता है। मम्मट ने 23 किस्म के अर्थ दोषों का वर्णन किया है। अपुष्ट, कव्यट, व्याहत, पुनरुक्त, दुष्क्रम, ग्राम्य, संदिग्ध, निर्हेतु, प्रसिद्धि विरुद्ध, विद्या विरुद्ध, अनविकृत आदि। इन सारे अर्थ दोषों के कारण कविता का अर्थ बाधित होता है। जैसे सारे उपवन के विशाल वायुमंडल में प्रेमी प्रीति संभव के मंगल गाते हैं। इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि सारे उपवन के विशाल वायुमंडल में यहाँ एक अर्थ जो है उसका किंचित दोष उत्पन्न हो रहा है, तो वह भी नहीं होना चाहिए। इस तरह धन्य है कलंकहीन जीना, एक क्षण का युग जीना सा कलंक धिक्कार है। यह बार बार ये जो अर्थ दोष जो आपको दिखा रहा है, कलंकहीन जीना, एक युग युग जीना सा कलंक, तो इस तरह से शब्दों का दारिद्र्य यहाँ दिख रहा है कि शब्दों का दारिद्र्य है कवि के पास, अतः वहाँ अर्थ दोष की उत्पत्ति हो रही है। तो कुछ दोष जो हैं वो लोक विरुद्ध शब्दों के आ जाने से भी हो जाते हैं। वह ये नहीं होना चाहिए। नृप मोको है दीजिए अथवा मत गजेंद्र, मांगने वाले को पहले हाथी और फिर घोड़ा मांगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है कि पहले घोड़ा मांगा जा रहा है फिर हाथी। तो इस तरह से ये जो सामान्य जो छोटे मोटे से दोष हैं, अर्थ दोष, वह काव्य के रस में, काव्य की उत्पत्ति में, काव्य के सुमधुर प्रस्तुति में बाधा उत्पन्न करते हैं। और अंतिम है हमारा रस दोष। रस कविता का आनंद का क्षेत्र है। यदि रस ही न उत्पन्न हो तो फिर वह भी एक बड़ा दोष उत्पन्न हो जाता है। विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न रस दोषों की उपस्थिति लक्षित की है। यदि कविता में रस ही नहीं है तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा दोष है। लेकिन कई कवियों ने रस के स्थायी, संचारी और व्यभिचारी भावों को स्वयं वर्णित कर रस के स्वाभाविक उद्रेक को बाधित कर दिया। यानी कि जहाँ श्रोता को स्वयं समझना चाहिए था, वहाँ कवि खुद ही उसका वर्णन करने लगता है। जैसे इन पंक्तियों में, जैसे निम्न पंक्तियों में करुण रस का कवि स्वयं ही उल्लेख करने लगता है। आह कितना सकरुण मुख था, आर्द्र सरोज अरुण मुख था। तो कवि स्वयं बताने लगता है, जबकि ये खुद श्रोता को समझने का प्रसंग था। जैसे रसों के पारस्परिक विरोध का भी एक उदाहरण हमें यहाँ मिलता है। वो बच्चन जी की पंक्ति है, इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। यानी कि रस एक ही रस में बढ़ने की बजाय दो रसों को एक साथ से मिला दिया गया। श्रृंगार और निर्वेद का विरोधी चित्रण इसमें कर दिया गया। तो रस एकदम से बदल गया कि एक तरफ प्रेम है, श्रृंगार है, दूसरी तरफ निर्वेद आ गया है। तो इस तरह के रस दोषों से भी बचना चाहिए। तात्पर्य है कि हमें हमारे जो 3 हमारे प्रमुख रूप से काव्य दोष बताए गए हैं, शब्द दोष, उसके बाद अर्थ दोष और रस दोष, तीनों ही तरह के दोषों से हमें बचना चाहिए और इनसे दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। तभी हम एक अच्छी साहित्य कृति या एक अच्छा काव्य बना पाएंगे। यदि हमारे काव्य में दोष हैं तो वह कृति ही अपने आप में अपूर्ण है, वह कृति ही एक काव्य कहलाने के उत्तराधिकारी नहीं है। तो आज के ई व्याख्यान में विद्यार्थियों, मैं आशा करती हूँ
कि रस के दोषों के बारे में आज जो हमने चर्चा की है वो आपको ज़रूर समझ आई होगी, और आगे भी हमारे ई व्याख्यान इसी तरह से चलते रहेंगे। तब तक धन्यवाद।